एक बड़ा मशहूर शेर है, कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें नहीं मिला माहौल, कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें नहीं मिला माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे किसी ख़ास मेहमान से। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं एक उर्दू अदब के, उर्दू शायरी के एक ऐसे फूल हैं जो बहुत खुशबू बिखेर रहे हैं एक ज़माने से, लेकिन मुशायरों की दुनिया से थोड़ा सा दूर है। किन्हीं वजूहात से फौजान सर तशरीफ़ लाए। फौजान किदवाई साहब हमारे इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत शुक्रिया भाई। फौजान भाई, मैंने थोड़ा सा तमहीद इसलिए की कि वाकई आप मुशायरों की दुनिया से दूर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपका मकाम है वहाँ पे जो जो लोग आपको जानते हैं वो सब जानते हैं कि आपकी शायरी में कितना दम है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले एक शेर के साथ ही, आपके शेर के साथ शुरुआत करेंगे। और आप इनकी शायरी में देखिए जो नयापन, ये नयापन आज नहीं है। कुछ लोग आज के दौर में भी इस तरीके की शायरी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 जो है दशक बीत चुके हैं जब से फौजान भाई की इस तरीके की शायरी, इस ग्राउंड पे शायरी हम लोग सुन रहे हैं। तो आपके कुछ शेर पहले हों, उसके बाद हम आगे बात करें। जी, मैं शुरू करता हूँ कि एक मतला सबसे पहले परवेज़ भाई अता कीजिए। और इसे गालिबन 2001 में ये मतला मैंने कहा था। तो शेर अर्ज़ है कि ये अंधकार, ये वातावरण जो भय का है, ये अंधकार, ये वातावरण जो भय का है, यही समय तो नए सूर्य के उदय का है। यही समय तो नए सूर्य के उदय का है, ये जिंदगी कभी ना जाने किस समय का है, ये जिंदगी कभी ना जाने किस समय का है, न इसमें आय का ब्यौरा कोई न व्यय का है। अरे वाह फौजान भाई, आप मैथ्स के टीचर और उर्दू के शायर, उर्दू गज़ल के शायर, और उसमें हिंदी का ये कॉम्बिनेशन, ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन, कैसे इसकी शुरुआत कैसे होगी? भाई, जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई, तो मैंने यहाँ आनंद भवन स्कूल से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचा, उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचा। तो मैंने तीनों ज़बानों का देखा और मेरी परवरिश इसी माहौल में हुई। यही ज़बान जो मेरे सामने बोली जाती थी, वही हिंदी अखबारात तो जो लोग पढ़ते थे उसमें जो अल्फाज आते थे, तो मेरे नेचुरल, मेरी टॉक में, मेरी बातचीत में, मेरे व्यवहार में आप कह सकते हैं ये लफ्ज़ शामिल थे। तो मुझे कोई मुनासिब वजह नहीं मिली कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूँ। तो जब मैंने कुछ लिखा तो ये अल्फाज, ये हिंदी और ये उर्दू सब स्वाभाविक से, नेचुरली मेरे शेरों में, मेरे अशार में, मेरी फ़िक्र में हर जगह पर आ गए। और जहाँ तक मैथमेटिक्स का ताल्लुक़ है, तो मैथमेटिक्स मैंने 33 साल पढ़ाई और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आपने तो इंडिया और इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर भी पढ़ाया, यहाँ भी पढ़ाया। और तो जाहिर बात है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें एक फ़िलासफ़ी होती है, उसकी अपनी ज़बान होती है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है। तो उसका भी मेरी शायरी में या मेरी बातचीत में उसका कहीं न कहीं से असर आपको दिखे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स का शायरी में रोल तो रहता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है ये जी। अगर आपने परवेज़ भाई देखा हो कि उसमें वो जो मात्राओं की गिनती होती है, वो 1 1 2 2 करके, वो पूरी मैथमेटिक्स है। अगर आप उसे सेट नहीं कर सकते तो शायरी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, आप बहुत अच्छे एकेडमिक स्कॉलर हैं, तो ये शायर का जन्म उस बीच में कब हुआ? परवेज़ भाई, मुझे लगता है, अपनी मेरी सोच है कि जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, जो शायर होता है, वो जो पैदाइशी होता है वो सिर्फ शायर होता है वो। और उसके अलावा अगर वो कुछ बना ज़िंदगी में तो वो शायर की कीमत पे बना। अगर शायर है, आर्टिस्ट है, किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो है तो फिर वो रहेगा वही
शुरू से आखिर तक वही रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि उसकी फील्ड की वजह से उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन उसके कलाम में, उसके फ़िक्र में वो बात झलकेगी ज़रूर। तो आपकी जो कुछ गज़लें तो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई हैं, और हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स, हमारे जो श्रोता इस वक्त हमको देख रहे हैं, तो उन तक आपकी वो तो चलिए, अगर पुरानी बात हो रही है, शुरुआती दौर की बात हो रही है, तो मैं आपको उसी दौर की एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर मैं पेश किए देता हूँ। गौर करिएगा कि एक फ़िक्र होगी उसमें, आप देखें कि धनी बहुत थे वरन अब फ़कीर कितने हैं, धनी बहुत थे वरन अब फ़कीर कितने हैं, हमारे दौर में बताओ कबीर कितने हैं। हमारे दौर में बताओ कबीर कितने हैं। और शेर सुनिएगा कि सती प्रथा पे करो टिप्पणी वरन सोचो, सती प्रथा पे करो टिप्पणी वरन सोचो, बिना चिता के सुलगते शरीर कितने हैं। वाह 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 वाह। और एक शेर इसमें बतौर ख़ास परवेज़ भाई, गज़ल की यहाँ तक बात होती है तो मैं थोड़ा सा उसका एक पहलू मैंने लाने की कोशिश की है। मुझे मालूम नहीं कितना कामयाब हुआ हूँ कि मिले हैं बन के अपरिचित सदा इसी कारण, मिले हैं बन के अपरिचित सदा इसी कारण, तुम्हें पता न लगे हम अधीर कितने हैं। वाह 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 वाह। तुम्हें पता न लगे हम अधीर कितने हैं। वाह, बहुत खूब। चले, हालात हाजिरा पे भी आपने बहुत कुछ बड़ा अच्छा लिखा है, तो सुनते हैं कुछ आपसे। हालात हाजिरा पे कहीं पे दिन तो कहीं पर ये रात करता है, वाह। कहीं पे दिन कहीं पे ये रात तो कहीं पर ये रात करता है, ये सूर्य न्याय नहीं पक्षपात करता है। हाय हाय हाय। ये सूर्य न्याय नहीं पक्षपात करता है, और कभी किसी का वो विश्वास जीतने के लिए, कभी किसी का वो विश्वास जीतने के लिए अभिन्न मित्र से विश्वासघात करता है। है क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। अभिन्न मित्र से विश्वासघात करता है। बहुत खूब। तो खुदा में कुछ और शेर हो जाए। मैं एक गज़ल जो मुझे अच्छी लगती है और मैं पेश करता हूँ जी। मौत के आतंक से जब मुक्त हो जाऊंगा मैं, मौत के आतंक से जब मुक्त हो जाऊंगा मैं, जिंदगी तेरे लिए उपयुक्त हो जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। जिंदगी तेरे लिए उपयुक्त हो जाऊंगा मैं, और मिल के मिट्टी में न समझो लुप्त हो जाऊंगा मैं। मिल के मिट्टी में न समझो लुप्त हो जाऊंगा मैं, तुझसे ए खाके वतन संयुक्त हो जाऊंगा मैं। हाँ है, ये फिर से पढ़िए। वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए पूरा। मौत के आतंक से जब मुक्त हो जाऊंगा मैं, जिंदगी तेरे लिए उपयुक्त हो जाऊंगा मैं, और मिल के मिट्टी में न समझो लुप्त हो जाऊंगा मैं, तुझसे है खाके वतन संयुक्त हो जाऊंगा मैं। वाह 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 वाह। और इसमें शेर देखिएगा परवेज भाई कि अपनी हत्या का अकेला साक्षी हूँ इसलिए। आए है, क्या पहलू निकाले, वाह वाह वाह। अपनी हत्या का अकेला साक्षी हूँ इसलिए, धीरे धीरे देखना अभियुक्त हो जाऊंगा मैं। वाह। और उसमें एक आखिरी शेर जो पसंद है मुझे भी कि भूल कर मुझको तुम्हें संतोष मिल जाए तो फिर, भूल कर मुझको तुम्हें संतोष मिल जाए तो फिर, मोक्ष मिल जाएगा मुझको मुक्त हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। भूल कर मुझको तुम्हें संतोष मिल जाए तो फिर, मोक्ष मिल जाएगा मुझको मुक्त हो जाऊंगा मैं। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये मैथमेटिक्स के साथ इतनी अच्छी हिंदी कैसे आई फिर? और बताइए, जो लोग कहना चाहते हैं, वो चाहे उर्दू शायरी कर रहे हैं या हिंदी में कविता कर रहे हैं, उनको कितना, मतलब कितनी पढ़ने की ज़रूरत होती है? परवेज़ भाई, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी आई, कुछ अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे बताई, और वो लोग उन्होंने उस चीज़ को जिया था। जैसे एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे कि भाई अच्छी कविता, अच्छी शायरी वो है जो समय और काल के परे हो। ये नहीं कि आज हालात कुछ हैं, आपने शेर कहा और कल फिर वो बात ख़त्म हो गई। जी। तो समय और काल के परे होना चाहिए, तभी उसे आप अच्छी शायरी, अच्छी कविता, अच्छी कला। और दूसरे एक और बात जो मेरे जहन में हमेशा रहती है कि
जो आर्ट है वो कोई भी फॉर्म में हो, अगर वो सोसाइटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप लोगों को इनलाइटन नहीं कर सकते, उन्हें जागृत नहीं कर सकते, उन्हें कुछ नई बात दिखा नहीं सकते, उनके विजन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आपका आर्ट किसी काम का नहीं है। मतलब आप बहुत जल्दी भुला दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं आर्ट में, तो आपको थोड़ा सा इस पहलू पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर मैथ्स को पढ़ाया और अभी पढ़ता हूँ। अब इसका देखिए एक पहलू आप देखें कि मैंने एक शेर कहा है कि एक मतला और दो शेर मैं सुनाता हूँ। मतला है कि साजिशें जो भी हुई हैं मेरे किरदार के साथ, साजिशें जो भी हुई हैं मेरे किरदार के साथ, उनमें तारीख़ भी शामिल है गुनहगार के साथ। और इसमें जो मतलब है कि दायरे बनते गए गर्दिश प्रकार के साथ, वाह वाह, दायरे बनते गए गर्दिश प्रकार के साथ, ये चमत्कार हुआ बिंदु के विस्तार के साथ। अरे है क्या कहना, वाह वाह वाह, ये चमत्कार क्या हुआ, सोच रहे थे, वाह वाह वाह, ये चमत्कार हुआ बिंदु के विस्तार के साथ। और इसमें बतौर ख़ास शेर देखें कि चंद्रमा प्रेम का जब मेरे बदन में उतरा, क्या कहना, चंद्रमा प्रेम का जब मेरे बदन में उतरा, रोशनी चलने लगी रक्त के संचार के साथ। संचार के साथ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना। तो यही भैया भाई मेरा इश्क है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है और उसको मैं अपने तरीक़े से लोगों तक पहुंचाऊं, शायद कुछ यूज़फुल हो। अच्छा, अभी शायर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है बहुत हद तक, क्योंकि तमाम मुश्किलात के बाद भी वो इस फील्ड को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये उसका इश्क है और उस इश्क में वो मुब्तला है और अपना काम कर रहा है। तो आखिर में फिर हम चाहेंगे कि आपके कुछ और अशार जो है हमारे सामाईन तक पहुँचे। तो एक गज़ल के कुछ शेर और देख लीजिए परवेज़ साहब की। दर्द में डूबे हुए कुछ मौसमों की याद में, दर्द में डूबे हुए कुछ मौसमों की याद में, उम्र सारी कट गई औसाद ही औसाद में, उम्र सारी कट गई औसाद ही औसाद में। और उसने जो कुछ कह दिया था प्रेम के उन्माद में, उसने जो कुछ कह दिया था प्रेम के उन्माद में, फिर कभी आनंद ही आया नहीं संवाद में। उसने जो कुछ कह दिया था प्रेम के उन्माद में, फिर कभी आनंद ही आया नहीं संवाद में। और एक शेर सुनिएगा कि लोग जब झुलसे घरों में तब ये अंदाज़ा हुआ, लोग जब झुलसे घरों में तब ये अंदाज़ा हुआ, किसने चिंगारी रखी थी शहर की बुनियाद में। बहुत खूब, वाह, किसने चिंगारी रखी थी शहर की बुनियाद में। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी शायरी में जो फ़िक्र है वो तो कमाल की है। और मैं तो यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि आप भले मुशायरों में या बड़ी गैदरिंग में आपने शायरी कम की हो, लेकिन आप पाए के शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं ये मानता हूँ। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में।